हम राज्यसभा के अधिकार एवं शक्तियां पढ़ रहे हैं और आज हम जानेंगे कि राज्यसभा की आपातकालीन शक्ति क्या है या राष्ट्रीय आपात के संबंध में राष्ट्रीय आपात के संबंध में राज्यसभा की शक्ति। पावर ऑफ राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 याद रखेंगे एकदम से। 352 बड़ा ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। 352 में ये लिखा हुआ है कि जैसे इसमें क्या उल्लेख है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है। इसमें राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा क्या है, इसमें राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान इस 352 अनुच्छेद में उल्लेखित है। अब ये राष्ट्रीय आपात क्या होता है, इसकी उद्घोषणा क्या होती है, कौन करता है? वैसे तो मैं आपको जब राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ाऊंगा तो बहुत ही विस्तार से बड़े ही रोचक उदाहरणों से इसको समझाऊंगा, लेकिन यहां भी हमें, चूंकि राज्यसभा का भी इसमें रोल है राष्ट्रीय आपात के मामले में, तो इसलिए यहां भी थोड़ा बहुत इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहां इतना ही पढ़ेंगे कि वो राज्यसभा से उसका जो लिंक है उसकी अपनी जानकारी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखो, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो घोषणा कौन करता है? घोषणा राष्ट्रपति करता है। अच्छा, राष्ट्रपति करता है। दूसरी बात, किस आधार पे करता है? किस आधार पर? कोई बेस तो होगा ना, कोई कारण तो होगा ना। इसे मनमर्जी हर कभी कर देते हैं क्या? उसमें कोई विशेष परिस्थितियां होती है तभी की जाती है उद्घोषणा। इसे साधारण परिस्थितियों में या नॉर्मल स्थिति में उद्घोषणा आपात की नहीं की जाती। तो किस आधार पर करेंगे, इसके बारे में अनुच्छेद 352 में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। पहला, युद्ध, वार। दूसरा, बाह्य आक्रमण। एक्सटर्नल एग्रीगेशन। एक्सटर्नल एग्रीशन एक होता है, युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन। देश में जब ये तीन परिस्थितियों में से कोई सी भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा करता है। इन तीन में से एक स्थिति होनी चाहिए, है ना। अब ये दोनों तो एक हो सकती है, जैसे बाह्य आक्रमण और युद्ध, ये दोनों एक साथ भी हो सकती है। अब युद्ध का मतलब ये है कि जैसे किसी दूसरे देश के साथ भारत का युद्ध छिड़ जाए, है ना, दूसरे देश के साथ भारत का युद्ध छिड़ जाए। जैसे पाकिस्तान पे बालाकोट पे हमने हमला किया ना भारत ने, तो बालाकोट में हमला किया, हो सकता है कि वो लंबा चलता, एक तरह से युद्ध की तरह हमला करते हैं हम, आगे और सिलसिलेवार और हमले करते हैं, जैसे बालाकोट में किया, फिर मुजफ्फराबाद में करते, फिर इस्लामाबाद में करते, कराची में भी करते, ऐसे कई शहरों पर हमले करते, वो एक तरह से युद्ध की घोषणा हो जाती है भारत की तरफ से।
ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। युद्ध किसकी तरफ से, शुरुआत किसने की, भारत ने कर दी, तो वो युद्ध की घोषणा हो जाती, युद्ध हो जाता। एक होता है बाह्य आक्रमण, यानी कोई दूसरा देश भारत पर अटैक कर दे, दूसरा देश भारत पर अटैक कर दे। जैसे अभी बात करें आप, भारत चीन की सेनाओं के मध्य भी पूर्वी लद्दाख में, भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उसमें पूर्वी लद्दाख इलाका जो है वहां पर भारत और चीन की सेनाओं के मध्य भी तनावपूर्ण स्थिति है। वहां पेगोंग झील और गालवन घाटी एरिया है, वहां जो एलओसी है, मतलब एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसको कहते हैं, वो एकदम स्पष्ट नहीं है वहां। तो उसके मामले में क्या, दोनों सेनाओं या दोनों देशों के बीच जबरदस्त विवाद है भी। और अभी आज की स्थिति यह है कि जैसे पिछली 5 मई को चीन की सेनाओं ने, भारतीय सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर खड़ी हुई थी, उधर से आई चीन की सेना ने भारतीय सैनिकों के साथ मारपीट की, कई भारतीय सैनिक घायल हो गए उनको, और फिर उन्होंने क्या किया, धैर्य रखते हुए भारतीय सेना ने, चलो भाई हम पीछे हट जाते हैं, अब ज्यादा अगर यहीं रहेंगे तो चीन वाले मानेंगे नहीं सैनिक, हो सकता है झड़प ज्यादा हो और ये युद्ध का रूप भी धारण कर ले। अच्छा, युद्ध करना हम चाहते नहीं अभी, भाई जैसे भी हो एक बार तो टालना ही चाहेंगे, लेकिन जब पानी सिर से निकल जाएगा तो वो तो फिर फेस करेंगे, सही, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन धैर्य रखते हुए भारतीय सेना पीछे खिसक गई लगभग आधा किलोमीटर, 500 मीटर हम भारत में आ गए अंदर, और फिर मौका पाकर चीन की सेना भी अंदर आ गई इंडिया में। अभी 200-300 फीट अंदर है भारत में इस वक्त चीन की सेना, भारत के भीतर है। एक तरह से उसे अगर हम कहें ना तो वो बाह्य आक्रमण हो गया, भारत की सीमा में आकर, बाहर की अगर कोई सेना, जैसे बाहरी कोई सेना भारत की सीमा में अंदर एंटर कर जाती है बिना परमिशन के, है ना, जबरदस्ती, तो वो एक तरह से बाह्य आक्रमण की संज्ञा दी जाती है उसको, बाहर से उसने हमला कर दिया, एक तरह से ये मानिए। वो तो भारतीय सेना ने धैर्य बनाए रख रखा है भी, हमने एक तरह से सहनशीलता का परिचय दिया है, इसलिए हम चुप बैठे हैं कि भाई ये आ गए तो भी इनको समझा बुझाकर वापस भेजेंगे चीन। और भारत सरकार अभी इसमें प्रयास कर रही है शांतिपूर्ण तरीके से चीन की सेना को वापस चीन भेज दिया जाए। अभी ये प्रयास है, जब ये असफल होगा तो हो सकता है बाद में सैनिक कार्रवाई भी करनी पड़े, लेकिन वो बात की बात है। तो ये बाह्य आक्रमण कहलाता है कि मान लो चीन ने भारत पे अटैक कर दिया, है ना, एक स्थिति ये हो सकती है, या भारत ने चीन पे अटैक कर दिया, या भारत ने बालाकोट के मामले में या पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ये स्थिति युद्ध वाली कहलाएगी। बाह्य आक्रमण का मतलब चीन ने भारत पर अटैक कर दिया तो ये तो बाह्य आक्रमण हो गया, फिर भारत भी प्रतिरोध करेगा, भारत भी चीन के सिरों पे हमले करेगा, बम डालेगा, तो वो युद्ध हो जाएगा एक तरह से। तो ये दोनों तो कोरिलेटेड है, युद्ध और बाह्य आक्रमण, समझ गए। एक स्थिति होती है कि सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है जब देश में या देश के अंदर देश के लोगों द्वारा सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया जाता है। विद्रोह का मतलब समझते हैं आप कि सरकार की मतलब हथियार लेकर आम जनता क्या करती है, या लोगों का कोई समूह क्या करता है, कोई जाति विशेष क्या करती है, या कोई वर्ग विशेष क्या करता है, हथियारों से लेस होकर, बंदूकें, तलवारें, लाठियां, इनसे लेस होकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, रेलवे को जला दिया, रोडवेज को जला दिया, पटरियां उखाड़ दी, सरकारी ऑफिसों पर हमले कर दिए, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की हत्या कर दी, पुलिस थाने जला दिए, पुलिस वालों को मार दिया, सरकारी खजाने को लूट लिया, बैंकों को लूट लिया, सरकार के कानून को खुली चुनौती दे रहे हैं। ये स्थिति कहलाती है सशस्त्र विद्रोह। 1857 का सैनिक विद्रोह पढ़ा था हमने, क्या हुआ था उस वक्त, उसकी विशेषता क्या थी, मेन काम क्या हुआ उस विद्रोह में, सैनिकों ने अंग्रेजों के कानून मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें ये कारतूस मुंह से काटने फिर बंदूक में लगाने, उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, इन कारतूसों के हाथ ही नहीं लगाएंगे, हमारे मुंह से टच नहीं करेंगे, उन्होंने नहीं माना है। और या जैसे बाद में क्या किया उन्होंने, सरकारी खजाने, छावनियां लूट ली विद्रोहियों ने। तो वो लूटने की घटना जो होती है ना, वो एक तरह से विद्रोह की विशेषता होती है। इस तरह की घटना हो जाए देश में, देश के अंदर, वो देशवासियों द्वारा की जाएगी। इन तीनों ही स्थितियों में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। ये जो स्थितियां होती है ना, ये तीनों में से एक हो सकती है। ये ऐसी स्थिति होती है जिसको कहते हैं राष्ट्रीय आपात, और इसकी घोषणा औपचारिक रूप से किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रीय आपात की। यानी इनकी क्यों की जा रही है कि इन परिस्थितियों के कारण, ऐसी घटनाएं उत्पन्न होने के कारण देश की जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ गई है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा में क्या लिखा जाएगा कि
देश की सुरक्षा युद्ध के कारण, जैसे युद्ध के कारण अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो रही तो क्या राष्ट्रपति करते हैं घोषणा, क्या लिखते हैं वो जब घोषणा जारी करते हैं, रिटर्न में जारी होती है वो, तो क्या लिखा जाएगा लेटर में कि युद्ध के कारण, भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध के कारण देश की सुरक्षा या भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, इसलिए मैं राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करता हूं। या जैसे चीन का मामला हो तो भारत चीन के मध्य संघर्ष होने के कारण या चीन द्वारा भारत पर अटैक कर दिए जाने के कारण, आक्रमण कर दिए जाने के कारण मैं राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करता हूं। या सशस्त्र देश में के भीतर सशस्त्र विद्रोह हो गया है, अतः मैं राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करता हूं। उसका रीजन क्या बताएंगे कि ये स्थितियां, ये घटनाएं उत्पन्न होने के कारण देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। घटना तो ये हुई, युद्ध हुआ। अब युद्ध का नुकसान क्या होता है, देश की जो सुरक्षा होती है, जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है देश की, वो खतरे में पड़ जाती है। कोई आदमी सिक्योर नहीं रहता है भाई। आज भारत और चीन के बीच में युद्ध छिड़ जाए तो देश का कोई शहर, कोई गांव सुरक्षित नहीं रहेगा। हर वक्त लोग भयाक्रांत रहेंगे, डरे हुए रहेंगे। किस बात से कि कहीं ऐसा नहीं हो रात में आके चीन की सेना भारत पर बम डाल दे ऊपर से, हवाई जहाज आके, डरे हुए रहेंगे ना। तो सुरक्षा, अभी तो हम सुरक्षित है, एकदम निश्चिंत, कोई डर नहीं ऊपर से, साइड से, कहीं से भी कि कोई ऊपर से कोई आने वाला नहीं। जब युद्ध हो जाता है ना, युद्ध जब छिड़ जाता है तो डरे हुए रहते हैं लोग, समझ गया। रात में लाइट भी नहीं जलाते, क्या पता किस वक्त बम डाल दे कोई। तो ये स्थिति कहलाती है असुरक्षा की स्थिति। और असुरक्षा की स्थिति कब पैदा होती है, जब इस तरह की घटनाएं होती है, बाहर से कोई अटैक कर रहा है या अपन युद्ध में उलझे हुए किसी देश से, तो मौका पाकर वो भी अपने देशवासियों पर अटैक कर सकता है, शहरों पर अटैक कर सकता है। तो वो क्या कहलाती है, असुरक्षा की स्थिति कहलाती है। तो क्या कहते हैं राष्ट्रपति जी अपनी उद्घोषणा में कि मैं युद्ध के कारण देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, अतः राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता हूं। मैं रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति भारत, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करता हूं क्योंकि भारत की सुरक्षा बाहरी आक्रमण के कारण, या वो लिखेंगे जैसे चीन के आक्रमण के कारण भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, या वो लिखेंगे कि नक्सलियों द्वारा भारत के एक बड़े क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह कर दिए जाने के कारण देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, इसलिए मैं देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता हूं। इसकी घोषणा की जाती है। वैसे मैं विस्तार से बहुत अच्छे और रोचक उदाहरणों से आपको समझाऊंगा। अभी कम ही बात करेंगे इसकी अपन, क्योंकि अपन यहाँ पढ़ रहे हैं राज्यसभा की शक्ति। तो ये जो राष्ट्रीय आपात है ना, यहाँ राज्यसभा का लिंक कैसे है, इसको समझना है। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी ना जैसे राष्ट्रपति जी ने, अब तक भारत में 3 बार हुई है। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और 1975 में की गई थी जब देश में आंतरिक अशांति के आधार पर श्रीमती इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी, उनकी सिफारिश पर फखरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने रात को 11:30 बजे 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपात लागू किया था देश में। उस इमरजेंसी को आज भी याद रखते हैं। कई लोग जेल गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी जेल जाके आए थे, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व उप राष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत भी जेल में रहे थे, कई लोग जेल गए थे उस वक्त। वो जो है इमरजेंसी लागू की गई, राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो की गई 1975 वाली, वो की गई थी आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति की परिभाषा देखो, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। आंतरिक अशांति का मतलब ये होता है कि जैसे रोज ही चोरी डकैती हो रही है, लोग सुरक्षित नहीं है, महिलाओं को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है, उन पे अटैक हो रहे हैं, उनके साथ उनका शोषण हो रहा है, इस तरह की कोई घटनाएं हो तो वो क्या कहलाती है, आंतरिक अशांति कहती है। अब इसकी परिभाषा छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो छोटी सी घटना के आधार पर भी आंतरिक अशांति की घोषणा की जा सकती है। तो इमरजेंसी लगाई थी इन्होंने, इंदिरा गांधी ने, मैं विस्तार से बताऊंगा आपको उसका एक्चुअल रीजन क्या था। तो इंदिरा गांधी जी की सिफारिश पे फखरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति थे भारत के, उन्होंने 1975 में 25 जून 1975 को रात्रि 11:30 बजे इसकी घोषणा की थी राष्ट्रीय आपात की। किस आधार पे, इन तीनों में से कौन सा आधार, आंतरिक अशांति। उस वक्त क्या था, 1978 से पहले ये जो सशस्त्र विद्रोह है ये नहीं लिखा था संविधान में, ये शब्द लिखा था आंतरिक अशांति। तो आंतरिक अशांति जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो 1978 में उन्होंने भारतीय संविधान में ये जो 352 इसमें संशोधन कर दिया, और जो वहां आंतरिक अशांति शब्द लिखा था उसके स्थान पर लिख दिया गया सशस्त्र विद्रोह। तो आज की तारीख में आपसे पूछ ले कि 352 में
राष्ट्रीय आपात की जो उद्घोषणा की जाती है उसके कौन कौन से आधार हैं, तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये भी लिख देंगे, ये भी लिख देंगे और ये भी लिख देंगे और नीचे लिख देंगे उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी आएगा। लेकिन जैसे ये लिख देंगे कौन सा आधार नहीं है, तो उसमें क्या है, बाह्य आक्रमण भी लिख देंगे, सशस्त्र विद्रोह भी लिख देंगे और आंतरिक अशांति भी लिख देंगे। तो अपने को आंसर क्या देना, आंतरिक अशांति। अब ये आधार नहीं रहा, इसको बदल दिया गया, इसकी जगह ये शब्द लिखा हुआ लिख दिया गया। अभी पहले 1978 से पहले ये नहीं था, उससे पहले ये था और इसका बड़ा मिसयूज हुआ। 1975 की जो इमरजेंसी है उसको आज भी लोग याद करते हैं, जो जेल जाके आए। कई भारत के बड़े नेता रहे थे जिसमें मैंने अभी आपको नाम बताया, तो ये और बात करेंगे इसकी बात में। तो आप समझ गए ना, 3 आधार है अभी, है ना, अभी 3 आधार, ये 1 2 3, ये नहीं है अभी। तो इन 3 आधारों पर भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करते हैं और रीजन ये बताते हैं कि साहब इस आधार पर, जैसे या तो युद्ध है या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह है के कारण देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, इसलिए मैं राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करता हूं। एक बात। दूसरी बात, राष्ट्रीय आपात पूरे देश में भी लगाया जा सकता है, सभी राज्यों में, 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में, और एक राज्य में भी लगाया जा सकता है, एक केंद्र शासित प्रदेश में भी लगाया जा सकता है, कुछ राज्यों में भी लगाया जा सकता है, एक राज्य के कुछ भाग में भी लगाया जा सकता है। बड़ा राज्य है तो वो देखी जाती स्थिति, आप समझे। हालांकि जो 75 की इमरजेंसी लगी थी वो सभी में, पूरे भारत में लगी थी। उससे पहले की जो इमरजेंसी लगी थी जैसे 62 और 71 की, वो पूरे देश में लगी थी। लेकिन ऐसा कानून में प्रावधान है, सरकार राष्ट्रपति चाहे तो देश के किसी हिस्से में भी लगा सकते हैं, केवल बाकी में नहीं लगाएंगे। अच्छा, अब ये लगाते हैं तो किसकी सिफारिश पर, अपनी मर्जी से लगा देते हैं, मर्जी से नहीं, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश। आज की स्थिति है ये। 1978 से पहले क्या था, राष्ट्रपति लगाएंगे मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, तो प्रधानमंत्री फोन पे कह देते थे। 25 जून को 11 बजे इंदिरा गांधी जी ने फोन किया फखरुद्दीन अली अहमद को, टेलीफोन पे कहा कि अभी उद्घोषणा कर दो इसकी, राष्ट्रीय आपात की। फोन के आधार पर उद्घोषणा कर दी। तो बाद में मोरारजी देसाई ने 1978 में चेंज कर दिया इसमें कि अब जब भी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा, वो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर की जाएगी। यहाँ मंत्रिमंडल शब्द है, आप समझे, मंत्रिपरिषद नहीं है। इसका मतलब प्रधानमंत्री और उनके जो कैबिनेट स्तर के मंत्री है उनकी लिखित सिफारिश पे होगी। जो लेटर बन के जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय से, उस पे प्रधानमंत्री जी के साइन होंगे प्लस कैबिनेट मंत्रियों के साइन होंगे। 23 कैबिनेट मंत्री अभी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, उन 23 के साइन होंगे, एक प्रधानमंत्री जी के साइन होंगे, 24 के साइन होंगे, तो ही रामनाथ कोविंद साहब जाकर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे। समझे, अभी का प्रावधान ये है। अब मैं आपसे बता दूं इसका इफेक्ट क्या होता है, जैसे घोषणा करती, प्रभाव, प्रभाव क्या होगा भाई, राष्ट्रीय आपात लगा दिया, उससे आम नागरिक कैसे प्रभावित होता है, आप और हमारे पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना, बड़ा फर्क पड़ता है इस पे। देखो क्या होता है, जब ये घोषणा हो जाती है ना, तो उस समय क्या होता है, राज्यों की जो कार्यपालिका शक्ति है, यानी ये मानो कि राज्य, भारत में 28 राज्य सरकारें हैं प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी राज्य स्तर की सरकारें हैं, तो ये 31 सरकारें हैं ना, ये इन सरकारों की शक्तियां सीमित हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इनको केंद्र सरकार के निर्देशानुसार काम करना होता है। वो जैसे कहते हैं वैसे ये करेंगे, अभी नहीं करते। कैसे, मान लो अभी अगर अमित शाह कह देते राजस्थान के मुख्यमंत्री से कि चलो 100 बसें रोडवेज की भेजो और यहां जो यूपी के लोग फंसे हुए हैं उनको रोडवेज में बिठाकर यूपी भेजो, राजस्थान रोडवेज से अपने खर्चे पर अपनी जेब से तेल डलवाकर, तो जरूरी नहीं मुख्यमंत्री जी मानते इस बात को, क्योंकि रोडवेज जो है वो राजस्थान सरकार के अंडर में, मना कर देते कि नहीं भेजते, हम नहीं मानेंगे आपकी बात। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात लागू होता है और फिर अमित शाह कहते हैं या वहां से भारत सरकार कहती है, पीएमओ से, प्रधानमंत्री कार्यालय से ऑर्डर आता है राजस्थान सरकार के कि आपको जो आपके वहां नसीराबाद की मिलिट्री है वहां से 1000 सैनिकों को तुरंत लद्दाख सीमा पर भेजना है, रोडवेज की 100 बसों की व्यवस्था करें, तो करनी पड़ेगी। वहां फिर ये नहीं चलेगा कि साहब रोडवेज तो हमारी मर्जी है, भेजे नहीं भेजे, हम क्यों जेब से पैसे खर्च करें, क्योंकि उस वक्त
राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के निर्देशानुसार काम करना होता है जब ये राष्ट्रीय आपात लागू हो जाता है। अगर केंद्र सरकार ने कह दिया कि आप रात में सभी गांवों और शहरों की लाइटें बंद रखोगे, राजस्थान के किसी गांव में किसी शहर में रात में लाइट नहीं जलेगी ताकि ऊपर से बम नहीं डाल सके कोई, तो फिर राजस्थान सरकार को रात में लाइटें बंद करनी पड़ेगी। उस समय मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकते कि साहब जो विद्युत वितरण निगम है वो तो हमारे अंडर में, हम चाहे तो लाइट दे या नहीं दे, आप कौन होते हो हस्तक्षेप करने वाले। आज अब अगर कहते केंद्र सरकार तो मानेंगे नहीं, वो जरूरी नहीं मुख्यमंत्री माने से इस बात को, लेकिन जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो जाती है ना, ये लागू रहती है, उस वक्त मानना पड़ता। वो कह रहे कि लाइट नहीं जलानी रात को तो नहीं जलानी है। समझिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के निर्देशानुसार काम करती है, जैसे वो कहते हैं वैसे काम करती है, तो इनके पावर्स क्या होते हैं, सीमित हो जाते हैं। एक बात, यानी राज्यों की सरकारों को केंद्र के निर्देशानुसार कार्य करना होता है, निर्देशानुसार। राज्यों की सरकारों को केंद्र के निर्देशानुसार कार्य करना होता है। एक इफेक्ट तो ये होता है। दूसरा इसमें ये होता है जिसे नागरिकों पे यानी आम पब्लिक पे, आप और हमारे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें सरकारी तो इतनी इफेक्ट नहीं हो रही इससे, लेकिन सबसे ज्यादा आम पब्लिक होती है। देखो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 20 + 21 इसमें उल्लेखित, ये किससे संबंधित है, इनका संबंध भाग 3 से है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, और 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार है, 20 में कौन सा मौलिक अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा तब तक जब तक उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। एक तो ये 20 में लिखा हुआ है, ये उसका मौलिक अधिकार है। मतलब आप ऐसे जबरदस्ती थानेदार किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता कि मेरी मर्जी कर दिया मैंने, जा उसको गिरफ्तार तभी कर सकता है जब उसने किसी कानून का उल्लंघन किया हो। समझे? तो अभी ये नियम, ये अधिकार मिला हुआ अनुच्छेद 20 के तहत नागरिकों को। एक मिला अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को क्या अधिकार है, जिंदा रहने का अधिकार। इन दो अधिकारों को छोड़ दो, इन दो अधिकारों के अलावा जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, के अलावा मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार लिखे हैं, इनके अलावा जो भी मौलिक अधिकार है वो सभी मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे। इसका मतलब समझना, ये स्वतंत्रता तो रहेगी, आप किसी को मार तो नहीं सकते, सरकार किसी को मार नहीं सकती कि सबको खड़ा करके गोली से उड़ा दो, ऐसा ऑर्डर तो नहीं दे सकती राष्ट्रीय आपात में भी। समझ गए? और किसी आदमी को जबरदस्ती भी अपराधी नहीं बनाया सकता बिना कारण ही, किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। ये स्वतंत्रता तो रहेगी। बाकी जो स्वतंत्रताएं और भी है ना, मौलिक अधिकार तो बहुत ही विस्तृत कंसेप्ट है मौलिक अधिकार की। दूसरे अधिकार भी हैं, जैसे अनुच्छेद 19 के अधिकार है वो निलंबित हो जाएंगे। इसका मतलब समझ रहे हो, अनुच्छेद 19 में क्या लिखा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। आज जैसे कोई भी समाचार पत्र है उसका संपादक संपादकीय लेख लिख सकता है, सरकार की भी आलोचना कर सकता है कि सरकार ने, देखो लिखा था ना अखबार वालों ने, फ्रंट पेज पे न्यूज भी छापते हैं कि ये कैसी सोशल डिस्टेंसिंग, हजारों लाखों मजदूर है वो भूखे प्यासे सड़कों पे दिन रात चल रहे हैं। ये सरकार की अव्यवस्था, सरकार की असफलता, सरकार की लापरवाही को व्यक्त कर रहा है एक तरह से, यानी सरकार की बुराई कर रहा है। ये लिखना कौन लिख रहा है, अखबार वाला। संपादकीय में भी लिखते हैं सरकार के खिलाफ कि भाई चीन के मामले में भारत सरकार ने लापरवाही की है, कुछ भी लिख देते हैं उनको, लेकिन सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा नहीं कि थानेदार जाके अखबार वाले को गिरफ्तार कर लेगा कि तुमने सरकार की आलोचना कैसे कर दी, इसमें सरकार के खिलाफ कैसे लिख दिया है कि सरकार की लापरवाही की वजह से मजदूर लोग परेशान हो रहे हैं, है ना। सरकार के खिलाफ लिख सकती है, अखबार वाले लिख सकते हैं, आम आदमी भी बोल सकता है सरकार के खिलाफ, आप भी अखबार में लिख सकते हो। अपने को व्हाट्सएप पर मैसेज करने का अधिकार भी है कि साहब ये आदमी 4 दिन से भूखा यहां से निकल रहा है, सरकारी किसी सरकारी कारिंदे ने, किसी सरकारी कार्मिक ने, कर्मचारी अधिकारी ने उसको सुध नहीं दी, आप लिख सकते हो ना। आप भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। लेकिन जब ये राष्ट्रीय आपात की लागू हो जाता है ना,
तो फिर अखबार वाला भी सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकता। इसका कारण उसकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो निलंबित हो जाती है, वो जो अधिकार है वो अधिकार सस्पेंड हो जाता है, यानी वो अधिकार कुछ समय के लिए छीन लिया जाता है जब तक ये आपात की उद्घोषणा रहेगी। आप राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो गई तो आम पब्लिक क्या है, इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। सरकार चाहे तो इंटरनेट पर रोक लगा सकती है, सरकार चाहे तो आपके व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने के अधिकार को सीमित कर, उसको ये मानो समाप्त कर सकती है कुछ समय के लिए कि कोई व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेजेगा। आप खुले में सभा करके संबोधित नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, आप संघ नहीं बना सकते। अनुच्छेद 19 में लिखा है ना, संघ बनाने की स्वतंत्रता, यूनियन बनाना, जैसे कि बाबा रामदेव समिति है, दूध यूनियन, ऐसे यूनियन नहीं बना सकते, संघ नहीं बना सकते। आप भारत में घूम नहीं सकते। अभी 19 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 19 में व्यक्ति कहीं भी भारत के किसी भी भाग में घूम सकता है, भ्रमण कर सकता है। जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो जाती है तो घूम नहीं सकते। उस वक्त जैसे आप कहोगे मैं तो लद्दाख जाऊंगा साहब, ले में घूमने, तो फिर गवर्नमेंट रोक लगा देगी, नहीं कोई लद्दाख नहीं जाएगा, तो नहीं जाओगे आप समझे हैं? सरकार कहती है कि अरुणाचल प्रदेश कोई नहीं जाएगा, अब तो नहीं जाओगे। सरकार कहते है कि कोई व्यक्ति कोई यूनियनबाजी नहीं करेगा। टीचर्स की जो यूनियन है, सरकारी कर्मचारी की यूनियन है, कोई यूनियन की बैठक नहीं होगी, यूनियन की कोई ज्ञापन नहीं होगी तो रोक लग जाएगी उस पर। ये क्या होता है कि ये मौलिक अधिकार है व्यक्तियों के, तो ये मौलिक अधिकार क्या होता है, निलंबित हो जाते हैं। कि भाई जैसे एक है कि आप कोई सा भी व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन बाद में जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा प्रवर्तन में हो उस वक्त क्या है, आपके व्यवसाय करने की स्वतंत्रता पे भी रोक लग जाती है। कुछ व्यवसाय से सरकार रोक लगा देगी, नहीं ये व्यवसाय नहीं कर सकते आप, समझे? तो ये राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या हुआ आम आदमियों पर। आम आदमियों की जो मौलिक अधिकार है वो निलंबित हो जाते हैं। अब निलंबित होने का मतलब समझ रहे हो आप? भाई जैसे सरकार ने आपको बोलने से इनकार कर रोक लगा दी, पाबंदी लगा दी कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करोगे। अब आज अगर रोक लगा दी तो आप कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जो ही जाओगे सुप्रीम कोर्ट सरकार को ऑर्डर देगा कि आपने अनुच्छेद 19 के तहत उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन किया है, उसे व्हाट्सएप पे मैसेज करने का अधिकार है। तो उस समय तो क्या होगा कि कोर्ट क्या करेगा, अगर उस सरकार ने रोक भी लगा दी है तो कोर्ट वापस दिला देगा आपको। सरकार क्या करेगा, वो कोर्ट क्या करेगा, सरकार को निर्देश देगा कि तुरंत उसके इस अधिकार पे जो आपने रोक लगा रखी है, जो पाबंदी लगा रखी है व्हाट्सएप करने पे, उसको हटाया जाए। तो सरकार को उस पाबंदी को हटाना पड़ता है। लेकिन जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो कोर्ट का ये अधिकार भी खत्म हो जाता है। उस वक्त राष्ट्रीय आपात लागू होने के बाद आप जाओ कि साहब सरकार मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करने दे रही, मैं तो अपनी पत्नी को ही करना चाहता हूं, लेकिन सरकार ने रोक लगा रखी है, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा भैया अभी तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 352 लागू हो रखा है और 352 में ये लिखा है कि कोर्ट का जो ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है, कौन से 20 और 21 को छोड़कर, वो भी समाप्त हो जाएगा जब तक 352 का प्रभाव रहेगा या वो प्रवर्तन में रहेगी, वो लागू रहेगी। तो आप समझे 1975 में जब इमरजेंसी लागू हुई ना, राष्ट्रीय आपात, तो कई नेताओं को अंदर डाल दिया गया, जैसे मैंने आपको नाम बताया। तो अब डाल दिया गया तो उसमें क्या आ गया, उनके मौलिक अधिकार कई छीन लिए गए, जैसे क्या समझे। अब आप कहोगे साहब उनको फिर उन्होंने कौन सा कोई अपराध नहीं किया तो डाल दिया। अपराध ये है कि एक ये भी है भारत में, भाई किसी ऐसा लगता है गवर्नमेंट को या पुलिस को कि जैसे ये आदमी अपराध कर सकता है भविष्य में, तो उसको पहले भी अरेस्ट कर लेते हैं। उस कानून के तहत उनको अंदर डाला गया था। तो उसमें फिर उनके क्या है कि जैसे बाद में जमानत भी नहीं दी गई, कोर्ट के भी चूंकि अधिकार सीमित हो गए थे तो कोर्ट ने भी उनकी हेल्प नहीं की, तो कई लोग अंदर रहे। तो मैं विस्तार से उसमें बताऊंगा, अभी यहाँ बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ अपने को राज्यसभा का रोल समझना है, तो फिर विशेष जो ही भटकेंगे तो ये अपना मूल जो टॉपिक है ये तो साइड में हो जाएगा, सामने दूसरा जाएगा, मुख्य भूमिका में दूसरा जाएगा, ये गौण भूमिका में रह जाएगा। तो इसलिए अभी अपन मेन बात इसकी करेंगे भी राज्यसभा का इसमें क्या रोल है। तो आप ये समझ गए ना, इसका प्रभाव ये होता है। तो जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, अब तक भारत में 3 बार हो चुकी है, तो जब ये घोषित हो जाती है ना, तो क्या होता है कि 1 महीने के अंदर अंदर उसकी स्वीकृति, उसका अनुमोदन संसद से होना आवश्यक है। एक बार आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे लिखता हूं।
आप ले लीजिएगा। चलो ठीक। देखो जब ये लागू हो जाती है ना, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करती है राष्ट्रपति जी ने, तो 1 महीने के अंदर अंदर उसकी स्वीकृति लेनी होती है। राष्ट्रपति जी के अधिकार भी असीमित नहीं है। उसका अधिकार किसको दिया हुआ है? लंबे समय तक रखना है तो संसद को, क्योंकि संसद तो चूंकि भारत में लोकतंत्र है और जनता का जो प्रतिबिंब है, जनता की जो प्रतिनिधि है, या योग कहें कि जनता जो है वो तो संसद है, तो अंतिम पावर संसद को दिया हुआ है। देखो क्या है इसमें, 1 माह के अंदर संसद की स्वीकृति आवश्यक। अब 1 माह के अंदर संसद की स्वीकृति लेनी होती है। 1 जनवरी को घोषित हुई ना, तो ये मानो 31 जनवरी तक अगर संसद की स्वीकृति नहीं ली तो फिर वो 1 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। ये उद्घोषणा वो नॉर्मल स्थिति रह जाएगी पहले वाली। आप समझे, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तो कर दी मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति जी ने कर दी 1 जनवरी को। अब अगर इसको 1 महीने से ज्यादा रखना है तो फिर क्या करेंगे, संसद से अनुमोदन लेना होता है। संसद का मतलब वही लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों आएंगे ना। संसद का मतलब तो है, संसद का मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों आ गए। अब अपनी ये राज्यसभा भी आ गई, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो राष्ट्रीय आपात का मामला है, इसके अनुमोदन में दोनों को बराबर शक्तियां प्राप्त है। हालांकि जब इसको समाप्त करने का मामला आता है तो लोकसभा को ही पावर है, उसमें राज्यसभा को नहीं है। अभी पहले ये समझ लो अनुमोदन में क्या स्थिति है। तो अनुमोदन संसद से लेना होता है, और संसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा। अब जो अनुमोदन लेना होता है ना, मान लो राज्यसभा से की बात करें अपन, तो अनुमोदन में जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा, सदन में रखा जाएगा, सदन में प्रस्ताव रखा जाता है सरकार द्वारा, सरकार के मंत्री, मान लो गृह मंत्री जी द्वारा रखा जाएगा, या प्रधानमंत्री जी भी रख सकते हैं सदन में, कि ये जो राष्ट्रपति जी ने 1 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की है, इसके अनुमोदनार्थ में सदन के पटल पर यह प्रस्ताव रखता हूं। अमित शाह गृह मंत्री भारत सरकार, रख दिया है ना। सदन का मतलब सभापति जी के सामने, वेंकैया नायडू साहब के सामने रख दिया। तो अब क्या होगा कि उस पर वोटिंग होगी, स्वीकार कराने के लिए वोटिंग करानी पड़ेगी। पहले उस पर बहसबाजी भी होगी, चर्चा होगी पूरे दिन। तो अरे यार क्या जरूरत थी राष्ट्रीय आपात लागू करने की, ऐसी तो परिस्थिति नहीं हुई। लद्दाख का ही तो मामला है, सेना लद्दाख में था, ये लद्दाख में तो झड़प चल रही है, छोटी मोटी लड़ाई भी हुई तो वहीं हुई है, पूरे देश में ही लागू करने की जरूरत कहां थी। ऐसे कुछ लोग खिलाफ बोलेंगे, कुछ सांसद पक्ष में बोलेंगे, दोनों बातें होंगी, चर्चा होगी, बहस होगी, वाद विवाद होगा, अंततः वोटिंग होगी। अब वोटिंग में क्या स्थिति होती है, कुल का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों यानी 245 का बहुमत प्लस उपस्थित प्लस मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, कम से कम का न्यूनतम, समझ गए ना। न्यूनतम 2/3 बहुमत, यहां साधारण बहुमत यानी कम से कम 50% से अधिक सांसद इसके पक्ष में वोट डालेंगे तो ही वो पारित समझा जाएगा कि भाई ठीक है। मतलब पहले तो 50 पर 200 कुल सदस्य है ना, तो 245 का बहुमत होना चाहिए, यानी 123 सांसद उसके फेवर में वोट डाले। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जिस दिन ये वोटिंग हो रही है उस दिन कितने उपस्थित है, कितने मतदान करने वाले हैं, उनका 2/3 होना चाहिए कम से कम। अब ये उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 की कैलकुलेशन कैसे होती है, उपस्थित का मतलब क्या है, मतदान करने वालों का मतलब क्या है, दोनों अलग अलग क्यों लिखे गए हैं, इसको मैंने विस्तार से पिछले अभी कल वाले वीडियो में आपको समझाया है। तो यहाँ अगर अपन वापस बात करेंगे तो एक तरह से अपना समय बर्बाद करना ही होगा, इसलिए यहाँ जरूरत नहीं समझ रहा हूं मैं। इसको समझने के लिए आपको पिछले वाला वो वीडियो देखना पड़ेगा। तो देखो ये इस तरह से वो संकल्प या जो वो प्रस्ताव है राष्ट्रीय
आपात की उद्घोषणा को अनुमोदित करने का जो प्रस्ताव है, उसको स्वीकृति प्रदान करने का जो प्रस्ताव है वो पारित कराया जाता है। अगर इतना बहुमत नहीं मिलता तो वो खारिज हो जाता है। फिर इसमें कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान भी नहीं है कि भाई जैसे लोकसभा से तो पारित हो गया और यहाँ फेल हो गया मामला, राज्यसभा ने कहा कि नहीं कोई राष्ट्रीय आपात की जरूरत नहीं है, हम इसको अस्वीकार करते हैं, तो फिर वो अस्वीकार ही होती है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति जी फिर संयुक्त बैठक बुला लेंगे लोकसभा और राज्यसभा की, जैसे साधारण विधेयकों के मामले में बुलाते हैं। इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया, मतलब अस्वीकार वही खत्म हो गया। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा बस 1 महीने ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं रहेगी। फिर तो 1 माह के अंदर अंदर दोनों सदनों से, लोकसभा में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है और राज्यसभा में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। समझे आप? अलग अलग होता है दोनों में, लेकिन दोनों को साथ नहीं बिठाते। यहां भी कुल सदस्यों का 2 का बहुमत, 543 का बहुमत प्लस उपस्थित हुए मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत कम से कम, उससे पारित होना चाहिए। तो ये मैं उद्घोषणा जब एक बार पारित हो जाती है ना, यानी इसका मतलब ये समझा जाता है कि स्वीकृति मिल गई। कहां से स्वीकृति मिली? संसद से, है ना। ये संसद हो गई, लोकसभा राज्यसभा से स्वीकृति मिल गई। अब स्वीकृति जब मिल जाती है तो फिर ये कितने महीने तक या कितने साल तक लागू रहेगी? तो 6 माह तक लागू रहती है। 6 माह तक स्वीकृति के पश्चात 6 माह तक। 6 माह कौन सी तारीख गिनी जाएगी? जिस दिन वो 1 जनवरी को घोषित हुई थी ना, और मान लो ये प्रस्ताव जो पारित हुआ वो तो 25 जनवरी को हुआ, लेकिन 6 महीने की अवधि कहां से गिनी जाएगी? 1 जनवरी से गिनी जाएगी, जब राष्ट्रपति जी ने लागू की थी, पहला दिन जब वो लागू हुई थी। समझिए? तो 6 माह की अवधि वहां से गिनी जाती है जिस दिन लागू हुई। हालांकि इसकी स्वीकृति तो 25 दिन बाद हुई, लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन अपन गिनेंगे वो 1 जनवरी से। 1 जनवरी को घोषणा हुई थी ना, और इसकी स्वीकृति मिली थी 25 जनवरी को, है ना। तो अवधि 6 माह की कहां से गिनी जाएगी? 1 जनवरी से गिनी जाएगी। समझ गए? 1 जनवरी से लेकर अब आप देख लो 30 जून तक, यानी 6 महीने तक तो ये प्रभाव में रहेगी। अगर 30 जून से पहले वापस इसको स्वीकृति प्रदान कर दे, दोनों ही सदन अलग अलग, तो फिर 6 माह और लागू रहेगी। ऐसे 6 माह टुकड़ों में कितनी अवधि के लिए लागू रख सकते हैं? इसको 10 साल भी लगाए रख सकते हैं। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इसको लिमिट नहीं है कि सब 2 साल ही, अधिकतम 2 साल ही रहेगी, 3 साल ही रहेगी, 10 साल ही रहेगी, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यानी 6 एक बार जब स्वीकृति हो जाती है, देखो क्या है, जब राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है और संसद से स्वीकृति नहीं होती तो 1 महीने तक ही रहेगी। समझ गए? अब संसद से स्वीकृति प्राप्त हो गई तो फिर वो 6 महीने तक रहेगी। एक बार स्वीकृति प्राप्त होने पर 6 महीने तक रहती है, और बढ़ाना अपने को तो फिर दोबारा स्वीकृति लेनी होती है, दोबारा स्वीकृति होने पर फिर वो 6 महीने तक रहती है, और फिर और बढ़ाना होता है तो फिर 6 महीने पूरे होने से पहले स्वीकृति लेनी होती है। ऐसे इसको बढ़ाते रहते हैं, हर बार स्वीकृति लेते जाते हैं। समझ गए? इसका प्रावधान ये है। तो आपने यहां क्या जाना कि राज्यसभा का कितना रोल है इसमें? रोल है ना भाई, मैंने क्या कहा, अगर राज्यसभा इनकार कर दे कि राष्ट्रीय आपात लागू नहीं करना है तो राष्ट्रीय आपात 1 महीने तक ही रहेगा, खत्म हो जाएगा। फिर 1 फरवरी से खत्म राष्ट्रीय आपात, जबकि लोकसभा ने तो स्वीकृति दे दी उसकी, लेकिन राज्यसभा ने पचड़ भगा दिया, नहीं हम नहीं मानते राष्ट्रीय आपात को, कोई राष्ट्रीय आपात नहीं चाहिए देश में, जरूरत ही नहीं है, ऐसी परिस्थितियां नहीं है देश में, तो राष्ट्रीय आपात लागू नहीं रहेगा। इसका मतलब आप समझ गए, राज्यसभा का भी महत्वपूर्ण रोल है यहाँ है। राज्यसभा की वैसे कोई परवाह करता नहीं है, ये तो बेकार का सदन है, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय आपात में कितनी उपयोगिता है इसकी समझे आप, है ना। तो ये राज्यसभा का रोल है इसमें। और जब इसको समाप्त करते हैं, मान लो 6 महीने स्वीकृति होगी ना 25 जनवरी को संसद की, लेकिन इसको मार्च में समाप्त करना है या अप्रैल में समाप्त करना है, तो अप्रैल में समाप्त करने के लिए क्या होगा, एक तो राष्ट्रपति की घोषणा खुद वापस कर सकते हैं, वापस लेता हूं, एक लोकसभा भी प्रस्ताव पारित करके उसको समाप्त कर सकती है, ये भी उसमें भी राज्यसभा को पावर नहीं, मैं विस्तार से आपको बताऊंगा वहां। अच्छा, एक इसमें ये बताना चाहता था मैं कि जैसे ये घोषणा युद्ध होने, सशस्त्र विद्रोह होने या बाह्य आक्रमण होने के बाद भी लागू होती है, बात तो लागू होती है, उससे पहले भी लागू कर सकते हैं। युद्ध होने की आशंका हो, अभी भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख में आमने सामने हैं और सरकार को लगता है कि किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है,
तो मान लो अभी छिड़ा ही नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय आपात की घोषणा लागू कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा, ये भी ध्यान रखेंगे। यानी सशस्त्र विद्रोह हो गया हो या होने की संभावना हो, संभावना पे भी राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है। युद्ध हो गया हो या होने की संभावना हो, युद्ध से पहले भी लागू कर सकते हैं। बाहरी आक्रमण अभी नहीं हुआ लेकिन होने की संभावना हो तो भी लागू कर सकते हैं। समझ गए? इसमें ये भी प्रावधान है। तो ये राज्यसभा का रोल है। और आपको वैसे राष्ट्रपति की शक्तियों में विस्तार से पढ़ाऊंगा, इसलिए आप यहां ये मत सोचिए कि साहब आपने, और इसमें कई बातें हैं भी और जो हमने उनकी चर्चा यहां नहीं की क्योंकि यहां जरूरत नहीं थी, तो आगे बात करेंगे इसकी विस्तार से। चलिए आप शॉर्ट ले लीजिए इसका। अच्छा, इसमें एक बात बता देते हैं आपको कि ये जो बहुमत होता है ना, इस तरह दो प्रकार के बहुमत से, इस तरह के बहुमत से, ये समझिए आप, इस तरह के बहुमत से जब किसी संकल्प को, किसी प्रस्ताव को पारित कराया जाता है या किसी विधेयक को पारित कराया जाता है, तो ऐसे बहुमत को कहा जाता है विशेष बहुमत, जिसमें ये शर्तें पूरी करनी होती है ना। ऐसा बहुमत जिसमें ये शर्तें, कुल सदस्यों का बहुमत भी होना चाहिए, साधारण बहुमत 50% से अधिक, उपस्थित का 2/3, कम से कम 2/3, मतदान करने वालों का भी कम से कम 2/3, इस तरह के बहुमत को सम्मिलित रूप से विशेष बहुमत कहते हैं। यानी क्या कहा जाएगा कि राज्यसभा द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन विशेष बहुमत द्वारा पारित संकल्प से किया जाता है। यानी उसका अनुमोदन करने के लिए विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है, ये विशेष बहुमत कहलाता है। ये जो 3 शर्तें पूरी होती है ना, ये भी शर्त पूरी करनी होती है, ये भी करनी होती है, ये भी करनी होती है, इसको कहते हैं विशेष बहुमत। एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, कि विशेष बहुमत से पारित होता है साहब ये प्रस्ताव। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है वहां कि विशेष बहुमत तो हमने पढ़ा ही नहीं है साहब, तो विशेष बहुमत का मतलब ये है ये और ये 3 शर्तें पूरी होती हो, इस तरह के बहुमत से कोई प्रस्ताव, विधेयक या संकल्प पारित किया जाता है तो उसे कहते हैं विशेष बहुमत से पारित किया हुआ प्रस्ताव, विशेष बहुमत से पारित किया हुआ संकल्प या विधेयक।